हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश पीरियड में देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन से। हमने देखा था 47 नंबर क्वेश्चन तक। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा घटना चक्र के वीडियोज़ जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं, जोग्राफी पे बनाया हुआ है। कुछ सेक्शन साइंस के भी लिए गए हैं, बायो भी कंप्लीट है, और साथ ही साथ ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का हमने एंशिएंट और मेडिवल पीरियड कंप्लीट कर लिया है, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो और अदर स्टेट पीसीएस हो। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं डेली आर्टिकल न्यूज़पेपर के शेयर करती हूँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 48 नंबर क्वेश्चन से, इसके पहले हमने 47 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। पहला क्वेश्चन है, मतलब 48 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वेर। तो वो कौन सा स्टेपल कमोडिटी थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से एक्सपोर्ट किए गए थे मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में। तो ये हमें बताना है। रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम, सुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, कॉटन, सिल्क, साल्टपेटर और ओपियम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आपको सिल्क देख के कभी कभी लगेगा कि सिल्क इंडिया से होता था, बिल्कुल मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड में सिल्क इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगा था और बिल्कुल इसका एक्सपोर्ट भी होता था। इसके पहले जब हम एंशिएंट पीरियड पढ़ रहे थे तो सिल्क का ओरिजिनेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी वजह से वो चाइना जो सिल्क का ट्रेड करते थे उनके स्ट्रेट रूट को बोलते थे सिल्क रूट, जो अभी बीआरआई का एक फॉर्म ही है, मतलब फॉर्म ही था, बीआरआई उसका एक फॉर्म है। तो स्टेपल कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट किए जाते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वो थे कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर और ओपियम। और विक्ट्री जो होता है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद कंपनी जो होती है अपनी जो रूल्स होती है बंगाल में वो कंसोलिडेट कर देती है, और ये जो बन जाता है बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन जाता है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का, क्योंकि ब्रिटेन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल उसको ज़रूरत होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस गुड्स वेर ऑल्सो सोल्ड बाय द कंपनी इन द यूरोपियन एंड चाइनीज मार्केट, और वो फिनिश प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचते थे? इंडिया में, चाइना में और अदर यूरोपियन मार्केट्स में। 49th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिगार्डिंग में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1813, एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैव स्पीड अप दिस प्रोसेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ से स्टार्ट होता है एंडिंग ऑफ द ट्रेड मोनोपोली, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली स्टार्ट होता है, ट्रेड मोनोपोली के स्टार्ट होते ही मतलब उसके एंड होते ही क्या होने लगता है कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंपनी आते हैं वो यहाँ पे ट्रेड करने लगते हैं और अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे फ्लडेड कर देती है, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंडिंग द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैव स्पीड ऑफ दिस प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 1813 में क्या हो जाता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा था इसके पिछले वाले लेक्चर में कि 1813 में एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं वो क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनका जो ट्रेड होता है टी और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़कर बाकी सब में उनका ट्रेड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी मोनोपोली जो है उनको ख़त्म कर देते हैं और 1833 में इन दोनों के साथ भी खत्म कर दिया जाता है। और आफ्टर द इंडियन, और उसके बाद क्या होता है, इंडियन जो मार्केट होती है फ्लड हो जाती है किससे? मशीन मेड जो ब्रिटिश गुड्स होते हैं। एज लार्ज नंबर ब्रिटिश कंपनी स्टार्टेड टू ट्रेड विथ इंडिया, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म हो जाती 1813 में, और 1833 में चाइना और टी वाला ट्रेड भी कंप्लीटली उनकी मोनोपोली को हटा दिया जाता है। द ट्रेड पॉलिसी अंडर द कॉलोनियल रूल फेवर द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर ट्यून्ड
Machine were introduced in the Indian textile industry in large number. Railways line were laid in many parts of the country. Heavy duties were imposed on the imports of the British manufacture. आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है. फोर्थ नंबर तो हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गुड्स. ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग को तो कोई ड्यूटीज ही नहीं लगाया जाता था, जिससे वो यहाँ पे फ्लडेड हो जाती थी. ठीक है. रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बिल्कुल नहीं. यहाँ पे पूछता फर्स्ट हाफ रेलवे लाइन कब स्टार्ट होती है? 1853 में मुंबई से थाने. किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे. यहाँ पे फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी बोला. बिल्कुल गलत है. मशीन वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लास्ट नंबर. मशीन तो इंट्रोड्यूस इंडिया में नहीं किया गया था, यूरोप में किया गया था. वहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूल्ड. बिल्कुल यही हुआ था. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है कहाँ पर? ब्रिटेन में होता है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया में. इंडियन टेक्सटाइल को फेस करना पड़ता है कॉम्पिटिशन मशीन मेड प्रोडक्ट से, जो कि कहाँ हो रहा था? यूरोपियन और ये मतलब इंग्लैंड में हो रहा था. ठीक है. और हैवी ड्यूटीज इम्पोज किया जाते हैं इंडियन इम्पोर्टेड इंडियन टेक्सटाइल्स पे. ब्रिटेन स्टार्ट जो करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मशीन मेड गुड्स को, और हमने कई बार डिस्कस कर लिया. 51st नंबर क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is correct in the context of industrialization during British rule? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है regarding the industrialization during the British rule? The first cotton mill was started in 1853. In 1905, the famous Tata Iron and Steel Company was established. Industrialization was promoted in all the regions of the country. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहले स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इस टाइम पे स्टार्ट होता है रेलवे मुंबई से थाने के बीच में. तो पहले 1905 में फेमस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो 1907 में होता है, 1905 में नहीं होता है. तो ये भी आपका रॉन्ग है. इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज प्रमोटेड इन ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से प्रमोट होता है यहाँ पे? तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होते हैं. कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है. फर्स्ट कॉटन मिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1854 में. कहाँ पर होते हैं? बॉम्बे में. और ये क्या करते हैं? ग्रो करता है इंपॉर्टेंट पोर्ट को. किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स को. कहाँ से कहाँ तक? इंडिया से इंग्लैंड को और चाइना. टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1907 में, और ये ओल्डेस्ट स्टील कंपनी होती है किसके? इंडिया के. इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट किया गया था फ्यू रीजन्स में, लेकिन वो तो रेलवेज का डेवलपमेंट हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी, पर ऐसा होल रीजन में नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं. और मिड 18th सेंचुरी में तो रिव्यू नहीं कर दिया गया था जो भी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज थे. व्हाट वाज वर द मेन फैक्टर विच लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी इन द ब्रिटिश इंडिया? तो कौन सा मेन फैक्टर है जिसने लीड किया गया था? ओ इम्प्रूविसमेंट. मुझे लगा सॉरी इम्पोवरिशमेंट. इम्पोवरिश का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी रिडन, मतलब उनको गरीब करने में कौन सा हेल्प करता है? रूरल इकोनॉमी को गरीब करने में ब्रिटिश इंडिया का क्या मेन फैक्टर है? हाई रेवेन्यू डिमांड्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. हाई रेवेन्यू डिमांड, एग्रीकल्चर पे हाई रेवेन्यू डिमांड किया जाता था. बिल्कुल सही बात है. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था ही, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के जो इंडस्ट्रीज थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, वो बंद हो जाते हैं. और उसके बंद होने के साथ ही वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? एग्रीकल्चर पे. और एग्रीकल्चर पे क्रिएट करते हैं वो डिस्गाइज्ड लेबरर का काम. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ नहीं था. 1 और 2 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा. मेन फैक्टर जो है इम्प्रूवमेंट का वो क्या है? हाई रेवेन्यू डिमांड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसके साथ साथ क्या था? कॉलोनियल अथॉरिटीज नेग्लेक्टेड रूरल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर. ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसको? इम्पोवरिशमेंट इन रूरल इंडिया. विथ रेफरेंस टू द फेमाइन्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? तो फेमाइन्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें बताना है. A famine code was framed by British government. Many famine commission were formed during the British periods. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेमाइन कोड तो स्टेब्लिश किए गए थे. बहुत सारे एक्चुअली ये फेमाइन कमीशन के भी स्टेब्लिशमेंट हुए थे. स्ट्रेची कमीशन, ऐसे बहुत सारे कमीशन का स्टेब्लिशमेंट हुआ था. देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट नहीं है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को. तो रिप्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी रही थी ब्रिटिशर्स की. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इम्पोवरिशमेंट एग्रीकल्चर का हो जाता है, और वो क्या करते हैं? फ्रिक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइन इन इंडिया. और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं?
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है सम स्टेप्स लेती है और फेमाइन कोड का एस्टेब्लिशमेंट करती है रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है, 1883 में। फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है 1878 में और रिचर्ड स्ट्रेची के अंतर्गत। सेकेंड फेमाइन कमीशन सर जॉन जेम्स लेल के अंदर 1897 में और थर्ड फेमाइन कमीशन जो होता है वो 1900 में होता है सर एंथनी एमसीडी पैनल के अंतर्गत। तो 3 फेमाइन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है और फेमाइन कोड का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है 1883 में, जब वायसराय कौन होते हैं, रिपन होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जामदनी टेक्सटाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश वेयर टाइम वेयर एट। तो इंपॉर्टेंट सेंटर कहाँ था जामदनी टेक्सटाइल का ब्रिटिश पीरियड में? ढाका इन बंगाल, लखनऊ इन यूनाइटेड प्रोविंस, लाहौर इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, सूरत इन बॉम्बे। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा करेक्ट है रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ जामदनी टेक्सटाइल्स। तो पहले है ढाका इन बंगाल, लखनऊ इन यूनाइटेड प्रोविंस। तो हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल 1 और 2 करेक्ट होगा, क्योंकि ये कहाँ पे रहता है, बंगाल, ढाका जो कि बंगाल में था, अभी वो बांग्लादेश की राजधानी है। और दूसरा क्या है, दूसरा है यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश का जो अभी लखनऊ है वहाँ पर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रीजन थे, इंपॉर्टेंट प्लेस थे किसके लिए, जामदनी टेक्सटाइल्स का। जामदनी होता क्या था एक्चुअली, जामदनी एक फाइन मसलिन हुआ करता था जिसपे डेकोरेटिव मोटिव बने होते थे, ओवन होते थे उस लूम के ऑन द लूम्स। डेक्का इज नोन एज ढाका जो कि कैपिटल है इसका बांग्लादेश का। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश। तो कौन सी ईयर में बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एस्टेब्लिश किया जाता है, ये हमें बताना है। तो पहले 1900, 1902, 1901, 1903। तो एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये एक्चुअली लाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी आपको पता है वो एक मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। मॉडरेट्स एक्चुअली कौन होते थे, जो पेटिशन प्रेयर्स में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे, वो मॉडरेट्स। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, किनको, दादा भाई नौरोजी को। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कहता है, क्या बताता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। इंडिया से जो वेल्थ है, इंडिया की जो वेल्थ है वो जा रही है, ड्रेन हो रही है इंडिया से। अभी जैसे हम बात करते हैं ना ब्रेन ड्रेन के, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि यहाँ से लोग पढ़ लिख के जाते हैं, IITian बन के जाते हैं और कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, USA यूरोपियन नेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम अभी फेस कर रहे हैं किस चीज़ को, ब्रेन ड्रेन को। उस टाइम पे क्या हम फेस कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ को। और उसी पर ये जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और कैटेगरिकली पॉइंट आउट किए थे डिजास्टर्स कंसिक्वेंस ब्रिटिश रूल इन इंडिया को। उन्होंने एक्सप्लेन किया था मेथड एम्प्लॉयड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज टू ड्रेन वेल्थ आउट ऑफ इंडिया। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रू इन्वेस्टमेंट बंगाल्स रेवेन्यू वाज सेंट टू इंग्लैंड। द ड्रेन ऑफ वेल्थ डिक्रीज्ड आफ्टर 1858। सैलरीज एंड अदर इनकम्स ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल्स वर मेन कंपोनेंट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले है बिल्कुल करेक्ट कि थ्रू इन्वेस्टमेंट बंगाल रेवेन्यू वाज सेंट टू इंग्लैंड, बिल्कुल सही बात है कि जो बंगाल की रेवेन्यू होती थी वो कहाँ जाती थी, इंग्लैंड में। द ड्रेन ऑफ वेल्थ डिक्रीज्ड आफ्टर 1850, बिल्कुल नहीं, उसके बाद तो इंक्रीज कर जाती है। सैलरीज एंड अदर इनकम ऑफ द इंग्लिश ऑफिसर्स वर मेन कंपोनेंट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं कि जो कंपनी होती है वो परचेज करती है गुड्स कहाँ से, इंडिया से, बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ब्रिटेन। कब, 1865 के पहले, कि वो गोल्ड और सिल्वर से क्या करते थे, परचेज करते थे यहाँ पे सामान। लेकिन 1865 के बाद क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करने लगते हैं वो कहाँ से, बंगाल से, और फिनेंस करने लगते हैं, यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करके यहीं के सामान को वो परचेज करते हैं, और यही क्या करते हैं, और वो गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। मतलब आपको समझ आ रहा होगा, 1865 के पहले क्या करते थे वो, कि गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते थे इंडिया से सामान को खरीदने के लिए। लेकिन उसके बाद वो क्या कर लेंगे, यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट, यहाँ के लोगों से ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, फिर यहाँ से ही सामान खरीदते थे, और फिर इसको एक्सपोर्ट करते थे कहाँ पे, ब्रिटेन में। और इस तरीके से यहाँ बहुत गंदी तरीके से क्या हो रहा था, ड्रेन हो रहा था हमारे वेल्थ का, ठीक है। और इसी पर दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखा था।
तो रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। सैलरीज एंड अदर इनकम जो होते थे इंग्लिश ऑफिशियल्स के, वो मेजर कंपोनेंट थे किसके, इंडियन वेल्स के। बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज पेड इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस। तो जितने मतलब लार्ज जो अमाउंट था रेवेन्यू का वो किसके फॉर्म में था, वो मेनली सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस जो होते थे इंग्लिश ऑफिशियल्स के उसके फॉर्म में हुआ करता था। और इस तरीके से इंग्लैंड की जो वेल्थ होती है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। 57th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following assertion and reason and choose the correct course. Generally, India had a favorable balance of trade during the British rule. The drain of wealth took the form of unrequited export. मतलब दोनों ही स्टेटमेंट अगर हम पढ़ के रहेंगे तो हमें लगेगा कि क्या मजाक कर रहे हैं ये। जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल फेवरेबल नहीं था। अगर फेवरेबल होता तो हम इतने गरीब थोड़ी ना होते। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंडीशन इतनी बुरी थी कि हम फूड डेफिसिट कंट्री थे, हमारे पास खाने के नहीं था। हमारी एजुकेशन सिस्टम कितना बुरा था, तो ऑब्वियसली हमारा गलत है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट। ऐसा था ही नहीं, अगर एक्सपोर्ट होता तो हम गरीब थोड़ी ना होते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी इनकरेक्ट है। इवन दो ब्रिटिशर्स मेंटेन मोनोपोली इन फॉरेन ट्रेड, इंडिया नेवर हैड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दिस इज बिकॉज इम्पोर्ट्स वेयर हायर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, India used to import finished products which were manufactured in Britain. तो एक्चुअली वही करते थे, जो भी मशीन मेड होता था वो यहाँ पे वो फ्लड कर देते थे इंडियन मार्केट में और काफ़ी अच्छे से सप्लाई करते, क्योंकि उनको एक बड़ा इंडियन मार्केट मिल गया था। यहाँ से रॉ मटेरियल भी लेके जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट भी यहीं पे ला के बेचते थे। ठीक है, और फिर यहाँ से पैसे ले जाकर वहाँ पे वेल्थ जमा कर रहे थे। दिस लीड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाउएवर इट इज़ नॉट टेकिंग द फॉर्म ऑफ अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। आज हमारा कंप्लीट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड्स। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।